नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। और ये यदि पूछा जाए कि ये किस योजना के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसमें एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रावधान किया गया था और उसी के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 जुलाई 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 जुलाई 1946 की। और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें एक बी एन राव जी हैं, इनको भी याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इन्हें क्या नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार। बी एन राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके अलावा जो बी एन राव द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप भी बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। जो प्रथम बार प्रारूप तैयार किया गया था प्रारूप समिति का, तो वो तैयार किया गया था बी एन राव द्वारा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 5 से 7 तक का जो संबंध है वो नागरिकता से है। किससे है? नागरिकता से। और ये भारत के संविधान भाग 2 में सम्मिलित है। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जो प्रावधान है 5 से अनुच्छेद 11 तक, जिसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो ये इस प्रश्न के हिसाब से 5 से 7 में नागरिकता का प्रावधान है, इसको भाग 2 में रखा गया है। यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात कर लें, तो ये भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकारों, इस प्रश्न का राइट आंसर नागरिकता है। मौलिक अधिकारों को किस में रखा गया है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है और इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने चर्चा किया था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो चर्चा की गई है भाग 3 में की गई है, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है। यदि भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता रखी गई है। अभी हमने देखा था भाग 2 में नागरिकता रखी गई है। भाग यदि 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक रखे गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। और यदि भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ रखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में किस प्रकार के मौलिक अधिकार रखे गए हैं? तो जो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं, तो उसमें जो 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार को रखा गया है, राइट टू इक्वलिटी। 14 से 18
ये किस में रखा गया है? समानता के अधिकार में। यदि हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये इसको रखा गया है 19 से 22 में, स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता रखा गया है 25 से 28 में। और यदि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये रखा गया है 23 से 24 में। तो ये भी याद रखिएगा, समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में रखा गया है। इस तरह से मौलिक अधिकार संबंधित फैक्ट कवर होते हैं। भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? जो अंगीकृत करने की डेट है तो हमारी 26 नवंबर 1949 है। भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की डेट 26 नवंबर 1950 है। और जब भारतीय संविधान नवनिर्मित संविधान हुआ था उस समय जो संविधान था उसमें 12 भाग रखे गए थे। अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। ये भी याद रखिएगा, जो नवनिर्मित संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उसमें भाग 12 थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान में भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। नवनिर्मित जब अंगीकृत किया गया था तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और तभी से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और भारतीय संविधान को जो बनने में समय लगा था ये भी याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये भी याद रखिएगा, यदि पूछ लेता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं 26 जनवरी को। फिर देख लेते हैं संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की कुंजी जो बोला जाता है संविधान की प्रस्तावना को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। इसे संविधान की आत्मा भी बोला जाता है, संविधान की आत्मा। इसमें एक याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा मांगा है वो अनुच्छेद 32 को माना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है, तो ये भी याद रखिएगा। और संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है भारतीय स्वशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन के जो और फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था कि प्रेसों के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा था, तो उसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को जाता है। और इसके अलावा एक फैक्ट और है कि जो 1881 में जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी, जो आज भी वर्तमान में चालू है हर 10 की जनगणना, तो जो नियमित जनगणना थी वो इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब से शुरू हुई थी? 1881 से 10 की जनगणना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो राजस्थान में लागू की गई थी। नागौर जिला राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुई थी। और जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, यदि पूछ लेता है कि संवैधानिक दर्जा इसे पंचायती राज को कब दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायत को और 74वें संविधान संशोधन को नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और एक फैक्ट इसमें और देख लेते हैं कि जो पंचायती राज की अनुशंसा, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा है, किसकी समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी और जो वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय क्या होती है? तो पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय सरकारी अनुदान होती है, जो सरकारी पैसा आता है वो होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 74वां संविधान संशोधन किसका उल्लेख करता है? तो अभी हमने देखा कि 73वें में है
पंचायती संबंधी और 74वें में है नगर पालिका। तो ये भी याद देख लेते हैं। तो इसका जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है। और ये कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हुआ था। संशोधन कब हुआ था? 92 में। और लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। स्थानीय सुशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो स्थानीय सुशासन पर स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। किसके नियंत्रण में आता है? स्थानीय जनता। जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अपने मुखिया सरपंच को चुनती है और वो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सुशासन का संचालन करते हैं। तो स्थानीय सुशासन किसके ऊपर निहित है? स्थानीय जनता के ऊपर। और इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है अनुच्छेद 40 में। और यदि पंचायती राज संबंधित प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 243 में, संविधान के अनुच्छेद 243 में भाग 9 243 में भाग 9 और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संबंधी जितने भी उपबंध है, जितने भी प्रावधान है, सब अनुच्छेद 243 में रखे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, इसमें पूछा गया है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। किसके संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान से हम एकल नागरिकता भी लिए हैं। जो ब्रिटेन के संविधान से, जो हमारे देश में एकल नागरिकता होती है, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद भी लिया है। विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। यदि हम यूएसए के संविधान से बात करें तो यूएसए के संविधान से हमने संविधान की प्रस्तावना को लिया है। संविधान की प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, महाभियोग की प्रक्रिया इत्यादि हमने यूएसए के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया है। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान लिया है कनाडा के संविधान से लिया है। और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? रूस के संविधान से लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रूस के संविधान से। तो ये भी याद रखिएगा। संविधान भाग 4 का में इसका वर्णन मिलता है। चलते देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो जो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ रखी गई हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। समवर्ती सूची ऐसा विषय होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो वो हमने लिया है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान? हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया के संविधान में और याद रखिएगा, जो प्रस्तावना की भाषा हमने लिया है, प्रस्तावना संविधान में प्रस्तावना लिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है भाषा। और प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो हम संविधान संशोधन करते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो अभी हमने देखा मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो वो कनाडा के संविधान पर आधारित है। जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो भारत के संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक बोला जाता है, माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो वो 10 वर्ष।
यदि 10 वर्ष वो उच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। इस तरह से आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने देखा। इसमें से एक और चीज़ देख लेते हैं हम, जो हमारे देश का तिरंगा था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज इसे कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ये भी याद रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक। इन दोनों को हमने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को हमने 24 जुलाई 1950 को अपनाया था। और पिछले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो पिछला हमने भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था उसमें जो जोग और गोडसप्पा जलप्रपात था वो शरावती नदी पर बना है। चूँकि मैंने उसमें टिक कावेरी नदी कर दिया था, कावेरी नदी की बहुउद्देशीय परियोजना को बता रहा था तो कावेरी नदी टिक कर दिया था, तो वो अपडेट कर लीजिएगा। जोग और गोडसप्पा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर बना है। किस नदी पे? शरावती नदी, कर्नाटक में ही है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा कि जो जोग और गोडसप्पा जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये जोग और गोडसप्पा जलप्रपात है। इस तरह से हमने आज के महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन को देखा है और जो इसके बाकी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।